स्वागत है आप सभी का पीएस जुडिशरी के यूट्यूब चैनल पर। और आज की क्लास में हम भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के सेक्शन 3 से 7 तक के प्रोविजन को कवर करेंगे, यानी कि पढ़ेंगे। और आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियोज आपसे मिस ना हो। और साथ ही साथ ये लेक्चर सीरीज आपको कैसी लग रही है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, जिससे हमें आगे और अच्छे वीडियोज बनाने की प्रेरणा मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखिए, आज की क्लास में हम जो है पार्ट 2 के चैप्टर 2 यानी कि रिलीवेंसी ऑफ फैक्ट्स, सुसंगत तथ्यों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो देखिए, हमने जब इंट्रोडक्शन क्लास की थी उसमें भारतीय साक्ष्य अधिनियम के हमने बताया था कि आपको 3 वर्ड व्हाट, हाउ एंड हु, ये 3 वर्ड्स से पूरा जो है भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो है इन 3 वर्ड्स के बेसिस पे जो है आधारित कह सकते हैं, या इन 3 वर्ड्स के आधार पर हम जो है भारतीय साक्ष्य अधिनियम को समझने का प्रयास करेंगे। तो ये जो है पार्ट 2 हमारा व्हाट के बारे में बात करेगा, यानी कि क्या, यानी कि जो पार्ट 2 है वो हमें ये बताएगा कि क्या चीजें हैं जो कोर्ट के सामने लानी चाहिए या कोर्ट के सामने रखनी चाहिए। ठीक है, तो देखिए एक एग्जाम्पल से हम स्टार्ट करते हैं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो है हमारा, देखिए जब भी किसी व्यक्ति के साथ में कोई घटना होती है, जैसे मान लेते हैं कि हम ए के साथ में जो है बी के द्वारा मारपीट की गई है। ठीक है, बी ने क्या है ए के साथ में मारपीट की है। जब ये कोर्ट आएगा तो ये बहुत सारी चीजें हैं इसके पास बताने को कि उसने ऐसा किया, ये किया, क्यों मारा, बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन कोर्ट के पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो सारी बातों को सुने आपके। इस सिचुएशन में साक्ष्य विधि जो है वो कोर्ट का बहुत सारा समय बचाती है। और प्रोविजन होते हैं रिलीवेंसी ऑफ फैक्ट जो हम पढ़ेंगे अभी, सुसंगत तथ्य जो होते हैं, इसीलिए कोर्ट के समय बचाने के उद्देश्य से सुसंगत तथ्य का जो चैप्टर है उसको शामिल किया है। एक तरीके से कहें तो ये बता देता है कि कौन से तथ्य होंगे, यानी कि क्या बातें आप कोर्ट को बताएंगे, कौन सी बातें आपको कोर्ट को बतानी है, वो कहाँ पे आएंगे आपके रिलीवेंसी ऑफ फैक्ट के अंतर्गत। तो ये कोर्ट को ए के साथ में जो घटना हुई है मारपीट की, उसके बारे में वो क्या क्या चीजें बताए जिससे कोर्ट यकीन कर पाए उसकी बातों पे। तो यहाँ पे कौन कौन से फैक्ट होंगे, यानी कि क्या तथ्य होंगे, क्या बातें होंगी जो कोर्ट के सामने आपको साबित करनी है। ठीक है, रिलीवेंसी ऑफ फैक्ट्स को ये बताता है। और प्रोविजन को स्टार्ट करने से पहले भी कुछ चीजें हैं। रिलीवेंसी ऑफ फैक्ट्स जो है आपकी तथ्यों की सुसंगतता, आपकी तथ्यों की सुसंगतता वो बताई गई है आपकी सेक्शन 3 से लेके 50 तक में। ये बात आपको अच्छे से ध्यान रखनी है क्योंकि ये अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक है, रिलीवेंसी ऑफ फैक्ट्स के बारे में प्रोविजन जब पूछा जाएगा तो वो सेक्शन 3 से 50 तक में आते हैं। और जब पूछा जाएगा कि सुसंगत तथ्य कौन से हैं, सुसंगत तथ्य के बारे में कौन से प्रावधान हैं जो सुसंगत तथ्यों को बताते हैं, तो सुसंगत तथ्य आपके बताए गए हैं सेक्शन 4 से लेके 50 तक में। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न यहां से एक प्री का बनता है, तो वो चीज आपको ध्यान रखनी है। जब प्रोविजन रिलीवेंसी ऑफ फैक्ट से रिलेटेड पूछे जाएंगे तो आप सेक्शन 3 से 50 तक पूरा बताएंगे। और जब आपसे रिलीवेंट फैक्ट कौन से हैं या रिलीवेंट फैक्ट के बारे में प्रोविजन जब पूछा जाएगा तो आप बताएंगे सेक्शन 4 से 50 तक। आई होप आपको ये चीज क्लियर होगी। अब हम पढ़ते हैं सेक्शन 3। ये साक्ष्य अधिनियम की जो है महत्वपूर्ण धारा है। देखिए, साक्ष्य अधिनियम की जो सेक्शन 3 है वो बात करती है विवादक तथ्य और सुसंगत तथ्य का साक्ष्य दिया जा सकेगा। ठीक है, एविडेंस में भी गिवन ऑफ फैक्ट इन इशू और रिलीवेंट फैक्ट्स। इसको पढ़ते हैं फिर अपन इसको समझेंगे। देखिए, किसी बात या कार्यवाही में एनी सूट और एनी प्रोसीडिंग में हर विवादक तथ्य के और ऐसे अन्य तथ्यों के जिन्हें एतस्मिन पश्चात सुसंगत घोषित किया गया है कि अस्तित्व अनस्तित्व का साक्ष्य दिया जा सकेगा और किन्हीं अन्यों का नहीं। ठीक है, तो एविडेंस में भी गिवन इन एनी सूट और प्रोसीडिंग ऑफ द एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ एवरी फैक्ट इन इशू and such other facts as are hereinafter declared to be relevant and no others। देखिए, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात करती है ये धारा ये कहती है कि यदि कोई भी किसी भी वाद में, चाहे वो सूट हो या प्रोसीडिंग हो,
देखिए बाद से आपका तात्पर्य क्या है, सिविल सूट से लीजिएगा, और कार्रवाई से मतलब ये है क्रिमिनल कोई प्रोसीडिंग है वो इसके अंतर्गत आ जाएगी, और अदरवाइज जो भी प्रोसीडिंग होंगी जिन पर साक्ष्य अधिनियम लागू होगा वो सभी क्या है, इसके अंतर्गत शामिल होंगी। तो बोलता है कि यदि किसी वाद और कार्रवाई में किसी तथ्य पर साक्ष्य देना है तो वो केवल और केवल क्या है, आपको विवादक तथ्य ध्यान रखना है, फैक्ट इन इशू, विवादक तथ्य और सुसंगत तथ्य जो एतस्मिन पश्चात बताए गए हैं, से मतलब ये है कि जो सेक्शन 4 से 50 के बीच में आते हैं, 4 से 50 के बीच में आते हैं, उनके ही अस्तित्व, एग्जिस्टेंस और या अनस्तित्व यानी कि नॉन एग्जिस्टेंस का ही साक्ष्य दिया जा सकता है, अन्य तथ्यों का नहीं। तो ये धारा जो है भारतीय साक्ष्य अधिनियम की साक्ष्य को क्या है, क्षेत्र को सीमित कर देती है ये धारा, क्योंकि देखिए कोर्ट के सामने बहुत सारे साक्ष्य आ सकते हैं, लेकिन ये धारा ये बता देती है कि आपको केवल और केवल क्या है, विवादक तथ्य और सुसंगत तथ्य के अस्तित्व और अनस्तित्व को ही साबित करना है। और विवादक तथ्य कौन से होते हैं, विवादक तथ्य को हमने सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 के क्लॉज जी में हमने पढ़ा था, है ना। तो विवादक तथ्य क्या होते हैं, जिन पर एक्चुअल में विवाद होता है, तो आप विवादक तथ्यों का पर साक्ष्य दोगे कि अस्तित्व अनस्तित्व को साबित करोगे, और सुसंगत तथ्य का जो कि एतस्मिन पश्चात वर्णित किए गए हैं, इससे तात्पर्य है कि जो जो धारा 4 से 50 के बीच में बताए गए हैं उन तथ्यों के बारे में ही आप साक्ष्य दे सकते हो, अन्य तथ्यों का नहीं। ठीक है, और इसके स्पष्टीकरण को पढ़ते हैं। और ये धारा किसी व्यक्ति को ऐसे तथ्य का साक्ष्य देने के लिए योग्य नहीं बनाएगी जिसे सिविल प्रक्रिया से संबंधित किसी तत्समय प्रवृत्त विधि के किसी उपबंध के द्वारा साबित करने से निर्हरित कर दिया गया है। यानी कि ये कहता है, स्पष्टीकरण ये कहता है कि इस सेक्शन की कोई भी बात है, यदि किसी सिविल प्रोसीडिंग में पक्षकार को कोई तथ्य को साबित करने से मना कर दिया गया है, यानी कि उसको डिसएंटाइटल्ड कर दिया गया है प्रूव करने से, तो फिर उसको जो है साक्ष्य के द्वारा साबित नहीं करने दिया जाएगा। देखिए इसका जो दृष्टांत हम देख लेते हैं स्पष्टीकरण का, तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए इसमें ये बताया गया कि यदि एक कोई बात करता है, यानी कि बात करने वाला कोई व्यक्ति है, अपने साथ में एक बंद पत्र लाता है जिस पर वो अपना मामला निर्भर करता है, और मामले की पहली सुनवाई पर अपने साथ में वो नहीं लाता है और पेश करने के लिए तैयार नहीं होता है, ना ही वो लाता है ना ही वो पेश करने के लिए तैयार होता है, तो ये धारा उसको, यानी कि सेक्शन 3 जो है, हमने कहा कि विवादक तथ्य और सुसंगत तथ्य का साक्ष्य दे सकते हैं, और भले ही वो बंद पत्र विवादित हो या सुसंगत तथ्य हो, तो इस धारा के अंतर्गत उसको इस योग्य नहीं बनाएगी कि सीपीसी की विहित शर्तों के अनुकूल वह उस कार्रवाई के किसी बाद वाले प्रक्रम पर बंद पत्र के पेश कर सके या उसकी अंतर्वस्तु को साबित कर सके। देखिए स्पष्टीकरण का जो दृष्टांत इससे हम जो समझे, वो ये कहना चाह रहा है कि यदि कोई व्यक्ति है, सिविल सूट उसने क्या है, बंद पत्र के आधार पर फाइल किया था, पहली सुनवाई को उसको लाना था और वो नहीं लाता है और ना ही पेश करता है, तब उसको सीपीसी में जो प्रावधान किए गए हैं बाद में पेश करने के, उन प्रावधानों के अलावा उनके विरुद्ध जाकर जो है किसी भी बाद के प्रक्रम में या बाद की कार्रवाई में उस बंद पत्र को वो साबित नहीं कर सकता, या उसकी अंतर्वस्तु को साबित नहीं कर सकता, ना ही उसको पेश कर सकता है। ये सेक्शन ये कहता है। देखिए यहां से एक महत्वपूर्ण प्रश्न ये बनता है, एक तो पहला आपका बनता है कि विवादक तथ्य, फैक्ट इन इशू, विवादक तथ्य व सुसंगत तथ्य के मध्य अंतर, के मध्य अंतर। और दूसरा प्रश्न बनता है आपका सुसंगतता व ग्राह्यता के मध्य अंतर। ग्राह्यता के मध्य अंतर, तो ये दोनों के बीच में जो है अंतर आपको पढ़ना है, और अच्छे से इस पर क्या है, एक मेंस का प्रश्न तैयार कर लेना है, क्योंकि यहां से प्रश्न बनता है। देखिए ग्राह्यता, विवादक तथ्य और सुसंगत तथ्य के मध्य जो मेन अंतर होता है वो हम बात कर लेते हैं। देखिए जो विवादक तथ्य होता है आपका, वो बाद का या कार्रवाई का मुख्य तथ्य होता है, यानी कि जिस पर विवाद होता है वो तथ्य होता है, और सुसंगत तथ्य वो होता है जिसके माध्यम से विवादक तथ्य के अस्तित्व या अनस्तित्व को साबित किया जाता है, और विवादक तथ्य जो है मुख्य तथ्य होता है, जबकि सुसंगत तथ्य जो है एक साक्ष्य से संबंधित तथ्य होता है। विवादक तथ्य जो होता है आपका फैक्ट इन इशू होता है, इसके
अधिकार और दायित्व के अस्तित्व से संबंधित होता है ये, जबकि सुसंगत तथ्य जो है अधिकार और दायित्व से कोई भी संबंध इसका नहीं होता है सुसंगत तथ्य का, है ना। ये कुछ बेसिक से डिफरेंस थे विवादक तथ्य और सुसंगत तथ्य के, ये आपको बुक से तैयार करने हैं ना। और देखिए सुसंगतता और ग्राह्यता, सेक्शन 2 के में हमने जो है सुसंगत तथ्य सुसंगतता की डेफिनेशन पढ़ी थी। सुसंगत क्या होता है उसकी डेफिनेशन पढ़ी। सुसंगतता से तात्पर्य होता है कनेक्टेड, संसक्तता यानी कि जुड़ाव, एक तथ्य दूसरे तथ्य से जुड़ा है, ये क्या है, सुसंगत तथ्य माना जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल की बात करें हम सुसंगतता की, तो जैसे मान लीजिए कि ए ए ने क्या है, बी का मर्डर किया हुआ है, ए ने ए ने बी का मर्डर किया है, ऐसा इस पर आरोप है। और इसमें रिलीवेंट फैक्ट क्या हो जाएगा इनके बीच में, देखिए ए पे जो आरोप लगाया गया है हत्या का, हत्या के संबंध में ये तथ्य सुसंगत हो जाएगा कि ए का मोटिव था किसको, बी को मारने का, तो उसका जो मोटिव है, हेतु है, वो एक क्या है, रिलीवेंट फैक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, इसके इस व्यक्ति के मर्डर से संबंधित है, के द्वारा जो कार्य किया गया है बी के मर्डर का, उसके इंटेंशन से संबंधित है। दूसरा इसमें क्या हो सकता है, इसके जो है इसके साथ में देखा गया हो, अंतिम बार इसके साथ में देखा गया हो बी को, तो ये भी क्या है, एक रिलीवेंट फैक्ट है, किससे, कि क्या ए ने बी की हत्या की, इस तथ्य से जो है ये रिलीवेंट फैक्ट है। दूसरा बोलता है कि ग्राह्यता क्या होती है। देखिए ग्राह्यता की जब बात होती है, एडमिसिबिलिटी जिसे इंग्लिश में कहते हैं, देखिए ग्राह्यता क्या है, ये कोर्ट का कार्य होता है। ग्राह्यता किसी तथ्य को ग्रहण करना या नहीं करना। जैसे सपोज दैट आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं और वहां पर आपको भोजन परोसा जाता है एक थाली में, जिसमें बहुत सारे जो है व्यंजन हैं और चपातियां भी हैं कुछ, और सैलड्स वगैरह हैं, और कुछ स्वीट्स हैं, ठीक है। जब आप जाते हैं रेस्टोरेंट में, तो ये जब थाली आपके सामने आती है, तो आपको चूज करना है कि आपको क्या खाना है इस थाली में से। आप चाहो तो सारा खा सकते हो, आप चाहो तो छोड़ सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। कोई भी तथ्य ग्राह्य है, ये ग्राह्यता कौन डिसाइड करता है, कोर्ट डिसाइड करता है। देखिए सुसंगत तथ्य और ग्राह्यता के बीच जो मुख्य अंतर होता है कि जो रिलीवेंट फैक्ट होते हैं, वो जरूरी नहीं कि वो ग्राह्य हो, यानी कि एक मामले में बहुत सारे फैक्ट रिलीवेंट हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि वो सभी के सभी क्या है, ग्राह्य हों। लेकिन जो तथ्य ग्राह्य होते हैं वो क्या है, रिलीवेंट होना जरूरी होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि सभी सुसंगत तथ्य ग्राह्य नहीं होते, जबकि यहाँ लिख देता हूं कि सभी सुसंगत तथ्य ग्राह्य नहीं होते हैं, जबकि सभी ग्राह्य तथ्य सुसंगत होते हैं। देखिए ग्राह्यता की पहली शर्त ही यही है, सेक्शन 141 के अंतर्गत इसको हम पढ़ते हैं, वहां पे ग्राह्यता के संबंध में बताया गया। देखिए ग्राह्यता की जो पहली शर्त यही होती है कि उसको सुसंगत होना चाहिए, तो सभी ग्राह्य तथ्य सुसंगत होते हैं। ये जो है आप ध्यान रखेंगे कि ऑल रिलीवेंट फैक्ट आर नॉट एडमिसेबल, बट ऑल एडमिसेबल फैक्ट आर रिलीवेंट फैक्ट, ठीक है। आपको ये चीज ध्यान रखना है। आई होप आपको सेक्शन 3 आपको ये समझ में आया होगा कि सेक्शन 3 क्या है। तो सेक्शन 3 हमें जो है साक्ष्य अधिनियम के क्षेत्र को सीमित करती है, ये लिख लेना है आपको यहाँ पे। ये क्या करती है, साक्ष्य के क्षेत्र को सीमित करती है, यानी कि ये आपको लिमिट बता देती है कि कौन से साक्ष्य आपको देने हैं। तो ध्यान रखना कि केवल विवादक तथ्य और सुसंगत तथ्य का ही आप साक्ष्य दे सकते हैं, अस्तित्व और अनस्तित्व का। तो ये साक्ष्य के क्षेत्र को सीमित करती है, ठीक है। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। आई होप आपको सेक्शन 3 क्लियर होगा। और ये मेंस के लिए आपको ये दोनों जो है, देखिए सेक्शन 4 जो है हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्शन है। जो जो हम पहले साक्ष्य अधिनियम जो 1872 का था, उसका हम सेक्शन 6 पढ़ते थे, जिसमें हम रेजिस्ट्रे का प्रिंसिपल पढ़ते थे, वही है ये सेक्शन। देखिए सेक्शन 4 से लेके, एक और इंपॉर्टेंट चीज आप यहाँ पे लिख लेंगे, सेक्शन 4 से लेके 50 तक जो है, अब हम सुसंगत तथ्य कौन कौन से हैं उनको पढ़ेंगे। तथ्य कौन कौन से हैं जो सुसंगत हैं, रिलीवेंट है ना, ये पढ़ेंगे हम। तो देखिए एक ही समव्यवहार के भाग होने वाले तथ्यों की सुसंगति,
इसको पहले अपन पढ़ते हैं फिर समझेंगे। जो तथ्य विवाद्यक ना होते हुए भी विवाद्यक तथ्य से या सुसंगत तथ्य से, विवादक तथ्य से या सुसंगत तथ्य से उस प्रकार संसक्त है कि वे एक ही समव्यवहार के भाग हैं, वे तथ्य सुसंगत हैं, चाहे वे उसी समय और स्थान पर या विभिन्न समय और स्थान पर घटित हुए हों। देखिए ये सेक्शन 4 ये कहता है कि जो तथ्य विवादक नहीं है लेकिन वो भी सुसंगत माने जाएंगे यदि वो विवादक तथ्य और सुसंगत तथ्य से इस प्रकार से जुड़े हुए हैं कि वो एक ही समव्यवहार के भाग हैं, तब उस कंडीशन में वो सुसंगत हैं। ठीक है, भले ही वो उसी समय पर, जिस समय पे वो विवादक तथ्य घटित हुए थे या उसी स्थान पर घटित हुए हों, तो क्या है वो रिलीवेंट है। सेक्शन 4 ऐसे तथ्यों को सुसंगत बनाता है, ऐसे तथ्यों को सुसंगत बनाता है, ऐसे तथ्यों की सुसंगतता बताता है जो विवादक तथ्य या आपके सुसंगत तथ्य, तथ्य से क्या है, सुसंगत तथ्य के एक ही समव्यवहार के भाग हैं। क्या है, एक ही समव्यवहार के भाग हैं। इट इज द पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजेक्शन, है ना, एक ही समव्यवहार के भाग हैं, के भाग हैं, तो वो क्या है, सुसंगत होंगे। तो ऐसे तथ्यों की सुसंगतता बताता है सेक्शन 4, जो विवादित ना हो। यहां पे लिख लीजिएगा, जो विवादित ना हो। जैसे इसका एक एग्जाम्पल अपन देखते हैं तो आपको और समझ में आ जाएगा। जैसे बी को पीट कर उसकी हत्या करने का जो ए है वो एक्यूज है। ए या बी के, ए या बी या पास खड़े लोगों के द्वारा जो कुछ भी पिटाई के समय, यानी कि जब ए के द्वारा बी को पीटा जा रहा था, क्या है, ए के द्वारा जब बी को पीटा जा रहा था तो पिटाई के समय या उससे इतने अल्पकाल पूर्व या पश्चात कहा गया, देखिए कहा गया में आपके आ जाएंगे स्टेटमेंट, कथन आ जाएंगे यहाँ पे, या किया गया, यहाँ पे आपका किया गया यानी कि एक्शंस आ जाएंगे, यानी कि कार्य आ जाएंगे आपके। तो कथन और कार्य भी क्या है यहाँ पे, सुसंगत होंगे, कि वह उसी संव्यवहार का भाग बन गया, तो वे सुसंगत तथ्य हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं हम। ये जो है इस पर आरोप है कि इसने अपनी पत्नी, बी जो उसकी पत्नी है, इसकी हत्या जो है एक धीमा जहर देकर, यानी कि जो है स्लो पॉइजन जो है, पॉइजन देकर इसको मारा। तो देखिए एक जो है इसने अलग अलग जगह पर इसने जहर की 3 खुराकें इसको दी। एक इसने दी इलाहाबाद में, ये दी किसी एक पर्टिकुलर डेट को, मान लो कि 1 जनवरी 2024 को दी ये खुराक। फिर दूसरी खुराक इसने जो है दिल्ली में दी 2 फरवरी 2024 को। फिर तीसरी खुराक जो है इसने लखनऊ में दी, ये इसने 28 फरवरी को दी, और उसके बाद जो है इसकी मृत्यु हो गई। तो ये तीनों क्या है, अलग अलग जगह पे हैं, तीनों अलग अलग जगह पे है, अलग अलग डेट पे है। तो ये तीनों क्या है, रिलीवेंट फैक्ट हो जाएंगे। ये स्वयं में विवादित नहीं है कि इलाहाबाद में कौन सी खुराक दी, कौन सी खुराक नहीं दी। विवादित क्या है कि ए ने बी की हत्या की। तो ये तीनों तथ्य जो है 22 फरवरी को जो खुराक दी गई थी, दिल्ली में 2 फरवरी को एक खुराक दी, और ये सब, तो ये क्या है, रिलीवेंट फैक्ट है। तो घटना के चाहे कितने भी पूर्व हो। आई होप आपको सेक्शन 4 समझ आया होगा। और इसमें जो है रेस जेस्टे का प्रिंसिपल आता है, और यही जो है रेस जेस्टे जो है आपका, देखिए रेस जेस्टे का प्रिंसिपल जो है सेक्शन 4 में आता है, ये आपको ध्यान रखना है। इंडिया में जो है अंडर सेक्शन 4, ये चीज आपको ध्यान रखना है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 का है, उसमें रजिस्ट्री का सिद्धांत जो है सेक्शन 4 में है। देखिए सेक्शन 4 में जो रजिस्ट्री होता है, इसका मतलब होता है की गई बातें, की गई बातें, थिंग्स डन। देखिए रजिस्ट्री का मतलब ये होता है कि
देखिए कोई भी तथ्य जो है, किसी भी तथ्य का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। देखिए हम जो है ह्यूमन बीइंग्स हैं और हम कोई भी कार्य करते हैं तो वो कार्य कहीं ना कहीं, हमारा एक्ट किसी दूसरे कार्य से जुड़ा हुआ होता है। ठीक उसी प्रकार से क्या है, रेसजेस्टे भी इसी बात का समर्थन करता है। ये कहता है कि किसी भी तथ्य का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता है और किसी घटना के दौरान कुछ कथन किए गए हैं या कुछ कार्य किए गए हैं, उनको क्या है साक्ष्य के रूप में स्वीकार करने के लिए सुसंगत बताता है। यानी हम आसान शब्दों में कहें तो रेसजेस्टे जो है की गई बातें या थिंग्स डन, तो ये कहता है कि इस घटना के समय पर या उससे पूर्व किए गए कार्य और बातें जो हैं साक्ष्य में ग्राह्य होती हैं, यानी कि वो सुसंगत होती हैं। तो रेसजेस्टे का ये सिद्धांत है। और जो कथन व कार्यों की सुसंगतता बताता है, ये क्या बताता है, कथन व कार्य की सुसंगतता, जो हमने सेक्शन 4 के कथन व कार्य की सुसंगतता, जो कि क्या है, घटना के तुरंत बाद की हो, तुरंत बाद की हो, बाद की हो। दूसरा क्या है, और घटना के संबंध में होना चाहिए। ये दो चीजें इसके अंतर्गत देखी जाती हैं ना। तो ये तभी क्या है, एक ही संव्यवहार का भाग बनता है। इंडिया में बात करें हम रेस जस्टिस की, तो रेस जस्टिस जो है इंडिया में सेक्शन 4 के अंतर्गत आता है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम। और एक ही संव्यवहार के भाग, यानी कि सेम ट्रांजैक्शन, एक ही संव्यव एक ही संव्यवहार के भाग के रूप में की गई और कही गई बातों और कार्यों को सुसंगत बनाता है। तो ये इस प्रकार से क्या है, हमारे इंडिया में रेस जस्टिस का प्रिंसिपल एप्लीकेबल होता है। कुछ केसेस हैं इस पर जो आप लिख लेंगे। अपन इसको हटा के यहाँ पे, इस एग्जाम्पल को हटा के यहाँ पे केस लॉज लिख लेते हैं। ठीक है, इस पे पहला केस है आपका आर बनाम आर वर्सेस विडिंगफील्ड। विडिंगफील्ड 1879 का एक महत्वपूर्ण केस है। इसमें इसमें के जो फैक्ट थे, इसमें क्या था कि जो बिडिंगफील्ड नाम का व्यक्ति था, इसने आ, एक महिला का जो है गला रेत दिया था और उसने बाहर आकर अपनी चाची को बताया कि देखिए बिडिंगफील्ड ने मेरे साथ क्या किया। तो जब ये मामला कोर्ट के सामने पहुंचा तो कोर्ट ने जो है उस स्टेटमेंट को, यानी कि जो उसने कथन किए थे, उसको साक्ष्य में ग्राह्य करने से मना कर दिया, यानी कि उसको रेस जस्टे के रूप में नहीं माना था। तो इसमें रेस जस्टे को स्वीकार नहीं किया गया था, रेस जस्टे को स्वीकार नहीं। और इस केस की क्या है, खूब आलोचना भी हुई थी बाद में। दूसरा इंपॉर्टेंट केस है रटन बनाम रजीनाम या क्वीन। इस केस में पहली बार रेस जस्टे के सिद्धांत को स्वीकार किया गया था। यानी कि इसका जो है, जो बिडिंग फील्ड में जो चीजें कही गई थी, उसके बाद ये केस आया था रटन बनाम रजीनाम क्वीन का। तो इस मामले में जो है पहली बार रेजिस्टे के प्रिंसिपल को स्वीकार किया गया था। देखिए ये मामला जो था रतन बनाम रजीनाम का, तो इस मामले में क्या था, एक एक्यूज्ड पर्सन जो था उसने अपनी पत्नी का जो है खून कर दिया था और पत्नी ने जो है मृत्यु से पहले टेलीफोन ऑपरेटर को कॉल किया था और कॉल पर उसने जो है एक डरी हुई आवाज में, घबराई हुई आवाज में उसने कहा था कि मुझे पुलिस की सहायता दो, और उसने अपना एड्रेस बता दिया और फोन जो है कट हो गया। उसके बाद जो है पुलिस जब उस घटना स्थल पर पहुंची तो उसको मृत पाया गया, उसकी पत्नी को। और तब एक्यूज्ड को अरेस्ट कर लिया गया था। और जो उसने टेलीफोन पर बात कही और पुलिस की जो उसने मांग की थी, वो एक ही समव्यवहार के भाग के रूप में स्वीकार किए गए थे। आई होप आपको ये केस क्लियर होगा। और तीसरा केस था आपका, इंडियन केस था आपका आर एम मलकानी वर्सेस आर एम मलकानी
वर्सेस महाराष्ट्र राज्य। जो आरएम मलकानी वर्सेस महाराष्ट्र राज्य का ये मामला था, सुप्रीम कोर्ट ने रेस्ट स्टे के सिद्धांत को स्वीकार करते हुए ये कहा था कि देखिए कोई बातचीत चल रही है और उसको टैप रिकॉर्डिंग के माध्यम से यदि रिकॉर्ड कर लिया जाता है तो वो एक ही समव्यवहार का भाग बन जाती है। ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। ये तीनों केस आप जो है बुक से पढ़ लेंगे, यहाँ पर क्या है बताना पॉसिबल नहीं है, तो ये चीज आप ध्यान रख लेंगे। और एक और चीज जो हमने अभी स्टार्टिंग में 3 साक्ष्य के नियम पढ़े थे, उनमें अनुसृत साक्ष्य जो हमने पढ़ा था, तो ये अनुसृत साक्ष्य का क्या है, अपवाद होता है। क्योंकि हमने क्या कहा था कि भाई अनुसृत साक्ष्य जो है अग्राह्य होने चाहिए, उनको ग्राह्य नहीं किया जाना चाहिए। तो ये कहीं ना कहीं क्या है, सुनी हुई बातों पे ही, क्योंकि घटना के क्या है, हमने देखा कि तुरंत बाद और तुरंत पहले की गई कथन और कार्यों को सुसंगत बनाता है ये सेक्शन। तो सेक्शन 6 जो है अनुसृत साक्ष्य का अपवाद भी है। सेक्शन 4 क्या है, अनुसृत साक्ष्य का अपवाद है। रेजिस्ट्री जो है अनुसृत साक्ष्य का अपवाद है। रेजिस्ट्री सेक्शन 4। ठीक है, तो अनुश्रुत साक्ष्य क्या होता है, देखिए सुनी सुनाई बातें होती हैं एक तरीके से, तो इसको अग्राह्य माना जाता है। आई होप आपको सेक्शन 6 और रजिस्ट्री क्लियर होगा। यदि आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब बढ़ते हैं हम सेक्शन 5 पर। देखिए सेक्शन 5 बात करता है कि वे तथ्य जो विवादक तथ्यों के प्रसंग, हेतुक या परिणाम है, वो क्या है, सुसंगत होते हैं। ये किन कौन से तथ्यों को सुसंगत बताता है, कि ऐसे तथ्य हैं जो विवादक तथ्यों के प्रसंग हैं, यानी कि ओकेजन है, या कॉज है, या इफेक्ट है, तो वो क्या है, आपके रिलीवेंट फैक्ट है। इसको पढ़ते हैं फिर समझेंगे। देखिए वे तथ्य सुसंगत तथ्य हैं जो सुसंगत तथ्यों के या विवाद्यक तथ्यों के अव्यवहित या अन्यथा प्रसंग, हेतुक या परिणाम है, या जो उस वस्तु स्थिति को घटित करते हैं जिसके अंतर्गत वे घटित हुए हैं, या जिसने उनके घटने या संव्यवहार का अवसर दिया है। ठीक है, तो इसको अपन समझते हैं। देखिए सेक्शन 5 जो है आपका, जो पहले का सेक्शन 7 था भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 का, वही प्रोविजन है सेक्शन 7 के सेक्शन 5 में। तो देखिए ऐसे तथ्य सुसंगत हैं, ऐसे तथ्यों को सुसंगत बनाता है, ऐसे तथ्य क्या है, सुसंगत हैं, जो क्या है, जो विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्य। एक क्या है, प्रसंग है, दूसरा क्या है आपका, कारण है, कॉज है, तीसरा है आपका अवसर, परिणाम यानी कि रिजल्ट है, या इफेक्ट, और चौथा है आपका उस वस्तु स्थिति को बताते हैं जिसमें वे तथ्य घटित हुए। वे घटित हुए। अ, जिसमें वे घटित हुए। तो ये चार चीजें जो हैं इसके अंतर्गत सेक्शन 5 में, सेक्शन 5 में जो है ये चार चीजें जो हैं सुसंगत बताई गई हैं। तो ऐसे तथ्यों को सुसंगत बताया गया जो विवादक तथ्य और सुसंगत तथ्यों के क्या बताते हैं, या तो प्रसंग बताते हैं, या उनके घटने का क्या है, कारण है, या परिणाम बताते हैं, या क्या बताते हैं, वस्तु स्थिति को बताते हैं जिससे कि वे घटित हुए हैं। क्योंकि प्रसंग की हम बात करें, प्रसंग क्या होता है, एक तरीके से आपका अवसर होता है, ओकेजन होता है, इंग्लिश में हमने देखा था यहाँ पे अभी।
सेक्शन ये यहाँ पे हमने देखा था ओकेजन, है ना। तो कोई भी तथ्य जो है क्या करता है, विवादक तथ्यों सुसंगत तथ्यों के अवसर बताता है, यानी कि उसके घटित होने का क्या है, अवसर बताता है, जिसके कारण वो घटित हुआ था। तो वो क्या है, आपका रिलीवेंट होता है। जैसे एग्जाम्पल की हम बात करें, इसके एग्जाम्पल की हम बात करें तो इसमें केस हम पढ़ते हैं आर बनाम रिचर्डसन। कौन सा केस पढ़ते हैं हम इसमें, आर बनाम रिचर्डसन का केस पढ़ते हैं। एक इंपॉर्टेंट केस है इस सेक्शन पर, आर बनाम रिचर्डसन। इस केस में क्या हुआ था कि रिचर्डसन पर यह आरोप था कि उसने एक लड़की का, जिससे वो प्रेम करता था, उसके इनकार करने पर जो है उसने उसके घर पर जाकर हत्या कर दी थी। रिचर्डसन जो है एक फैक्ट्री में काम करता था और फैक्ट्री से वो किसी कार्य से छुट्टी लेकर उसी समय पर गया था जिस समय पर जो है लड़की का मर्डर हुआ था। और लड़की उस समय जब उसकी हत्या हुई थी घर पर अकेली थी। लड़की का घर पर अकेले होना क्या है, एक अवसर है उसकी हत्या करने का रिचर्डसन के लिए, और उसका ऑफिस से उसी समय पर गायब रहना, ये क्या है, एक अवसर है, ओकेजन है। ठीक है। तो आई होप आपको प्रसंग क्या होता है ये समझ में आ गया होगा। तो जो चीजें, जो तथ्य अवसर वाली होती हैं वो रिलीवेंट हो जाती हैं। जैसे लड़की का घर पर अकेले होना क्या है, एक अवसर है, तो ये रिलीवेंट फैक्ट है कि लड़की घर पर अकेली थी। और रिचर्डसन का ऑफिस से गायब रहना उसी समय पर, ये भी क्या है, एक अवसर था कि वो वहां पर मौजूद होगा उस लड़की के उस पर। ठीक है। दूसरा होता है कारण। देखिए ये क्या है, कॉज, यानी कि जो कार्य आपने किया है उसके कोई कारण था उसको करने का। जैसे एग्जाम्पल की हम बात करें इसके, तो इसका दृष्टांत अपन पहला देख लेते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए इसका ये पहला दृष्टांत जो दिया है इसको अपन समझते हैं। कोर्ट के सामने विवादक प्रश्न क्या था कि क्या ए ने बी को लूटा है, ए ने बी को लूटा है। तो ये तथ्य रिलीवेंट मानेगा कि लूट के थोड़ी देर पहले जो था, बी अपने कब्जे में धन लेकर किसी मेले में गया था। ठीक है। किसी मेले में जाना क्या हो गया, एक अवसर हो गया। और उसने दूसरे व्यक्तियों को उसे दिखाया था, उसके पास धन था और उसने दिखाया था। तो यहाँ पे उसका धन जो है, उसके पास जो मनी है, उसने एक मेले में गया और उसने दूसरे लोगों को अपना जो मनी था वो दिखाया कि देखो मेरे पास पैसे हैं। तो ये क्या है, एक तरीके से कारण हो गया उसकी लूट का, जो है बी को लूटा होगा। तो जो कारण है आपका, उसके पास धन होना, तो ये क्या है, आपके सुसंगत है। कॉज का एक और एग्जाम्पल हम लें कि ए और बी जो है दो कैंडिडेट थे, एक इलेक्शन लड़ा था इन्होंने, इलेक्शन लड़ा और उसमें जो है बी हार गया। बी क्या था, हार गया, इलेक्शन में बी हार गया। और इलेक्शन के कुछ दिन बाद ही, इलेक्शन के कुछ दिन बाद ही ए की जो है हत्या कर दी। तो इलेक्शन का हार जाना ये कारण हो सकता है ए की हत्या का। तो इलेक्शन का हारना क्या है, सुसंगत हो गया इलेक्शन में ए और बी का चुनाव लड़ना और बी का हार जाना। ठीक है। आई होप आपको ये रीजन के कॉज पे समझ आ गया होगा। फिर आता है रिजल्ट। देखिए परिणाम, या तो कोई तथ्य ऐसा है जो विवादक तथ्यों सुसंगत तथ्यों के क्या बताता है, परिणाम बताता है। तो परिणाम बताने वाले तथ्य भी क्या है, सुसंगत होंगे। जैसे एग्जाम्पल की हम बात करें तो देखिए इसमें एक एग्जाम्पल है आपका बी नंबर का। कौन सा है, बी नंबर का। तो इसमें क्या लिखा है, प्रश्न ये था कोर्ट के सामने, क्या ए ने बी की हत्या की। तो जहां पर उसकी हत्या हुई थी उस स्थान पर, जहां पर उसकी हत्या की गई थी बी की, या उसके समीपी भूमि पर जो है गुत्थम गुत्थी, गुत्थम गुत्था के जो थे चिन्ह बने हुए थे, ये सुसंगत हैं। तो ये कह रहा है, देखिए बी नंबर का जो दृष्टांत है वो ये कह रहा है कि घटना स्थल पर जो स्ट्रगल के मार्क्स बने हुए थे वो ये दर्शित करते हैं, वो निशान क्या है, मार्क्स क्या है, वो रिजल्ट है, वो परिणाम है। तो वो मार्क्स क्या है, रिलीवेंट होंगे किस विवादक तथ्य के संबंध में या सुसंगत तथ्य के संबंध में, कि क्या ए ने बी की हत्या की, इस संबंध में वहां पे घटना स्थल पर जो चिन्ह मौजूद हैं गुत्तम गुत्ती के, वो जो है रिलीवेंट होंगे। ठीक है। फिर आता है आपका वस्तु स्थिति को बताते हैं जिससे वे घटित हुए हैं। ठीक है। तो वस्तु स्थिति के बारे में बात करें इस पे भी एक केस हम देख लेते हैं कि रटन बनाम, रटन बनाम रजी नाम या क्वीन का जो मामला था। ये रजिस्ट्री पर भी हमने देखा था जिसमें उसने कॉल किया था। तो ये जो रटन था उस पर ये आरोप था कि उसने अपनी पत्नी का
मर्डर किया है। ठीक है, तो उसने अपने बचाव में ये कहा था कि उससे ऐसा जो था एक दुर्घटनावश हो गया था। फिर ये तथ्य सामने आया कि जो रतन था वो अपनी पत्नी से खुश नहीं था और उसका जो था किसी और महिला के साथ में अफेयर था। तो इस फैक्ट को यानी कि उसका अपनी पत्नी से खुश ना होना और अन्य महिलाओं के साथ में उसकी मित्रता होना, पति पत्नी के जो रिलेशन है उस पर प्रकाश डालते हैं, यानी कि उस वस्तु स्थिति को दर्शित करते हैं। और ये हत्या के मामले में जो है कि रतन जो है अपनी पत्नी की हत्या कर सकता है, इसके लिए महत्वपूर्ण तथ्य है। इसलिए ये क्या है, रिलीवेंट है, क्योंकि ये उस वस्तु स्थिति को दर्शा रहा है जिसके कारण रतन ने जो है अपनी पत्नी की हत्या की थी। ठीक है, तो सेक्शन 5 आपको क्लियर होगा कि एक्चुअल में क्या है। और आगे के जो प्रोविजन है इनको हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। और आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और आपको ये लेक्चर सीरीज कैसी लग रही है ये भी आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और आपको ये लेक्चर अच्छे लग रहे हैं तो इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, विशेष रूप से उन बच्चों के साथ में जो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। और मिलते हैं अगले सेशन में।